आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये हमारा पहला लेक्चर है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। अगर हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को समझना चाहें तो बेसिकली सॉलिड स्टेट फिजिक्स को समझने से पहले हम लोगों को जिस टॉपिक के ऊपर में काम करना है या फिर समझना है वो है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको स्टेट्स ऑफ मैटर क्लियर नहीं होगा तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में रह जाएंगे। तो पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर होता क्या है। अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो पहला स्टेट्स ऑफ मैटर होता है हमारा सॉलिड, जिसके बारे में हम जानते हैं। दूसरा होता है लिक्विड। तीसरा अगर बात करें तो होता है हमारा गैस। बेसिकली अगर थोड़ा और डिटेल में आप जानते हैं तो प्लाज्मा और बीईसी भी हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर में ही आता है। तो टोटल हमारे 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली बात करेंगे 3 ही स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जो कि है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब क्यों हम लोग 3 ही स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे वो हम बता देते हैं। क्योंकि हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है, जो भी हमारा लाइफ में आसपास हम देखते हैं, जो स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोगों को दिखता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस ही होता है। नॉर्मल स्टेट्स में प्लाज्मा या फिर बीईसी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जिस कारण से हम ये कहते हैं कि हमारे जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो 3 ही है, क्योंकि जो दिखता है वही तो बिकता है। दिखता है हमको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस आखिर है क्या। बेसिकली हमको पढ़ना सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, तो हम लोगों को डिटेल में जानना पड़ेगा ये मतलब ये सॉलिड है क्या। पहले तो सॉलिड देखेंगे, उसके बाद हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स को पढ़ेंगे। अगर तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में अगर हम डिफरेंस के बारे में बात करें तो सबसे बेसिक डिफरेंस होता है जिसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग। इनको जो डिफरेंशिएट किया जाएगा तीनों को, वो एक टर्म से, जिसको हम लोग कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग, या स्पेस कह सकते हैं आप। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से इन तीनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अगर हम तीनों के डिफरेंशिएट करने के बारे में बात करें तो हमारा जो पहला टर्म आता है जिसके बारे में बात करते हैं वो है हमारा जो कि आपको यहां पे दिखेगा भी, वो है आपका क्या, सॉलिड। पहले हम सॉलिड के बारे में बात करेंगे। सॉलिड हमारा कैसा होता है, क्या होता है, इन सब के विषय में अभी हम डील करेंगे। सॉलिड का अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग के बारे में बात करें तो जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, सॉलिड के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग्स होते हैं वो बहुत बहुत कम होते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। इसको हम ड्रॉ भी कर रहे हैं और आप 3D एनिमेशन से भी इसको समझ सकते हैं किस तरह से हमारा जो सॉलिड के बीच का जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का जो स्पेसिंग्स है वो कितना कम होता है। ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड का सॉलिड मॉलिक्यूल्स है। ये हर एक जो हम सर्कल के जैसा बनाए हैं, ये मॉलिक्यूल्स को, एक एक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ढेर सारा मॉलिक्यूल हमारा मिलकर सॉलिड बनाता है। तो सॉलिड जो है हमारा देख रहे हैं कि इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है बहुत बहुत कम है, लगभग में नेग्लिजिबल होता है। इसी को हम लोग सॉलिड कहते हैं। अगर हम इसी जगह पे डिफरेंशिएट करें लिक्विड को कि हमारा लिक्विड कैसा होता है, तो चलिए हम अगर लिक्विड के बारे में बात करें तो लिक्विड का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग्स होता है वो सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये हम कह सकते हैं ये हमारा थोड़ा सा ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग्स लिक्विड का थोड़ा सा ज्यादा होगा और ये इजीली फ्लो भी करता है। ये हम लोग जनरली देखे भी हुए हैं, ये हम लोगों को नोन है। यहाँ पे नॉर्मली सॉलिड से अगर देखा जाए लिक्विड को तो थोड़ा सा ज्यादा हमको क्या दिख रहा है, स्पेसिंग्स है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग्स थोड़ा ज्यादा है। और इसके साथ आप एनिमेशंस में भी देख सकते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा लिक्विड में किस तरह से हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग सॉलिड से ज्यादा होता है।
अगर हम अब बात करें गैस के बारे में कि हमारा गैस का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग्स कैसा होता है, अगर हम गैस के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग्स के बारे में बात करें तो गैस का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग्स बहुत बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मली। मतलब कि इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो वो लिक्विड से भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस कारण से गैस इजीली फैल जाते हैं। तो आज का हमारा मुद्दा ना तो लिक्विड है ना ही गैस है, तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड ही है। तो हम लिक्विड और गैस के बारे में बात नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग सॉलिड के विषय में और भी क्या क्या जानकारी ले सकते हैं। अगर हम सॉलिड के बारे में बात करें तो बेसिकली अब जो हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड अब दो तरह का होगा। दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, एक तो एमॉर्फस कहा जाता है, एमॉर्फस सॉलिड, और एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब दोनों ही तरह के सॉलिड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले जिसके बारे में बात करेंगे, दोनों हम लिख लेते हैं। पहला है हमारा क्या, जिसका नाम है एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्या है डिफरेंस एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में? अब एक बात और जान लीजिए कि ये जो हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, यही आगे जाकर के रूप देगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स को, एक पार्टिकुलर शेप देने वाला है। तो इसीलिए इस बेसिक पार्ट से समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग एमॉर्फस सॉलिड के बारे में अगर हम बात करें कि हमारा एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, तो जनरली इनका एक और नाम है जिसको हम लोग फॉल्स सॉलिड भी कहते हैं। इसका एक और नाम है जिसको स्यूडो सॉलिड भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा क्यों इसको स्यूडो सॉलिड कहा गया है। अब ये सॉलिड के जैसा दिखता तो है लेकिन सॉलिड है नहीं, ये एक तरह का स्यूडो सॉलिड है। अब सॉलिड कहने का मतलब क्या कि अगर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग्स है वो हमारा एक रेगुलर वे में रहे तो वो एक अच्छा सॉलिड माना जाता है, वो एक क्रिस्टल सॉलिड माना जाता है, वो एक अच्छा फिक्स्ड शेप का सॉलिड माना जाएगा। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड वैसा नहीं होता है। अगर हम एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हमारा एमॉर्फस सॉलिड का ढेर सारा एग्जाम्पल्स हमारे सामने आता है, ठीक ना। जैसे कि अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल यहां हम लिख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लास। ग्लास तो एक बात हम अच्छे से जानते ही हैं कि जो हमारा ग्लास होता है वो तो कभी भी क्रिस्टलाइन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ग्लास का एक और नाम है जिसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ये आप अपनी जानकारी के अनुसार दिमाग में रख सकते हैं। इसका एक और नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड। ये आपको जानना चाहिए कि ग्लास को क्यों सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से जानना चाहिए क्यों कहा जाता है सुपर, दिस इज सुपर, SU है ये, ठीक है ना, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्योंकि आप अगर बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं किसी भी ग्लास का, आपके घर में कोई भी ग्लास हो, अगर खिड़की पे या फिर जिसको आप विंडो पे जो आपका ग्लास लगा हुआ है, अगर आप उसके बारे में बात करते हैं तो विंडो का ग्लास को आप बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कीजिएगा। जो ऊपर का थिकनेस है ग्लास का और जो नीचे का थिकनेस है, दोनों में बहुत का फर्क हो जाता है। बहुत कहने का मतलब कि एक अच्छा मेजरेबल फर्क होता है। ऊपर का थिकनेस कम होगा, नीचे का थिकनेस ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ग्लास है वो एक लिक्विड के जैसा बिहेव कर रहा है। वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर धीरे धीरे बहते हुए नीचे की ओर आया है, जिसके कारण उसका नीचे का थिकनेस ज्यादा हो गया है। ये इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो ग्लास है वो एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। सुपर कूल्ड लिक्विड कहने का मतलब कि वो दिखने में आपको ग्लास के जैसा, एक सॉलिड के जैसा दिखेगा, लेकिन उसका जो बिहेवियर होगा वो एक लिक्विड के जैसा होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये एमॉर्फस सॉलिड का जो एग्जांपल है ग्लास, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सीमेंट। एक सीमेंट भी जो है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सीमेंट भी हमारा एमॉर्फस सॉलिड में ही आता है।
सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी पॉलीमर्स हैं, अगर हम पॉलीमर्स के बारे में बात करते हैं तो सारे हमारे अमॉर्फस सॉलिड ही हैं। रबर हो गया, रबर, टैक पाउडर, ये जो भी आप देख रहे हैं ये सारा एग्जांपल अमॉर्फस सॉलिड का है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में अंतर क्या है, ये बात तो हम एग्जांपल के तौर पे तो देख लिए, इनको कहा भी जाता है स्यूडो सॉलिड, लेकिन अभी भी ठीक से ये समझ में नहीं आया है कि हमारा आखिर अमॉर्फस सॉलिड होता क्या है। तो चलिए हम लोग पहले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो सबसे बेसिक अंतर होता है वो उनके लैटिस के अरेंजमेंट का जो बात है, ज्योमेट्रिकल शेप का जो बात है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक ना। यहां पे अगर हम एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बात करते हैं तो एमॉर्फस सॉलिड में जो हमारा ज्योमेट्रिकल शेप होता है, ठीक ना, इसका नॉट डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। बट यहां पे अगर हम बात करें हैव डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप, अब ये क्या है इसको हम लोग एक बार अच्छे से समझेंगे। जैसे कि अभी अभी हमने थोड़ा देर पहले ही एक एनिमेशन देखा था, सॉलिड का एनिमेशन। वहां पे आप लोगों ने कुछ इस तरह का ऑब्जर्व किया होगा कि हमारा जो सॉलिड है वो वेल अरेंज्ड है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वेल अरेंज्ड है, एक रेगुलर वे में अरेंज्ड है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा और भी डिटेल्ड वे में हम देखें कि हमारा अमॉर्फस सॉलिड एक तरफ का हम शेप बना दें और एक तरफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो वो कैसा दिखेगा, तो चलिए उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं अच्छे से। चलिए एक बार देख लिया जाए, उसको नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि वो हमारा किस तरह का दिखेगा। इधर हम बना देते हैं, ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड को बताएगा। और इधर हम अमॉर्फस सॉलिड को बनाएंगे। अब क्या है डिफरेंस, अब चलिए शेप के अकॉर्डिंग ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स है कुछ इस तरह का, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, सॉरी ये एक एटम है, ये दूसरे एटम के साथ मिलके कुछ इस तरह का एक शेप बनाता है, ये एक मॉलिक्यूल है और इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। अगर हम इनके अरेंजमेंट को देखें तो इनका अरेंजमेंट एक बहुत ही रेगुलर वे में है, इनका एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप है। यहां से देखिए ये एक सिंगल लाइन एकदम सेम जगह गया है और नीचे भी सेम उसी तरह से गया है, एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप बन रहा है। इसको हम रेक्टेंगल का भी नाम दे सकते हैं अगर इसको 2 डायमेंशनली ऑब्जर्व किया गया तो। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको दिख रहा है। और साथ ही साथ अगर हम अमॉर्फस सॉलिड के बारे में बात करें, इसको हम दूसरे कलर से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे अगर हम कुछ इसको ऐसा ले लेते हैं और यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल है, एक ये डार्क वाला और यहाँ पे एक हॉलो जैसा है, ये हमारा एक कंप्लीट मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मॉलिक्यूल ऐसा है, तो हो सकता है दूसरा मॉलिक्यूल कुछ ऐसा हो सकता है तीसरा मॉलिक्यूल कुछ ऐसा हो सकता है फिर एक मॉलिक्यूल कुछ ऐसा हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल ऐसा हो। यहाँ पे मतलब कि जो भी रहेगा वो रेगुलर वे में नहीं रहेगा, एक इरेगुलर मैनर में हमारा मॉलिक्यूल्स रह सकता है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है।
एक इरेगुलर वे में हमारा मॉलिक्यूल्स रहने वाला है। यहां पे कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई फिक्स्ड, नो फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप। अब उम्मीद करते हैं कि ये बात जो लिखा गया है नो फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप, ये सबको क्लियर होगा। और यहां पे फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप होता है, जियोमेट्रिकल शेप होता है। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझना है। अब एमॉर्फस सॉलिड को ट्रू सॉलिड इसलिए नहीं कहा जाता है, इसका सबसे बेसिक रीजन तो यही है कि इनका जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो फिक्स्ड ही नहीं है। इसमें जब भी आप शार्प नाइफ से कट करते हैं तो इसमें जो कट आता है वो इरेगुलर कट मिलेगा आपको, कभी भी रेगुलर कट नहीं मिलेगा। इसका एक ही रीजन है कि ये क्रिस्टलाइन है ही नहीं, ये ट्रू सॉलिड है ही नहीं। ट्रू सॉलिड को जब भी कट किया जाएगा उसमें एक फिक्स्ड स्मूथ कट आएगा, लेकिन इसमें क्या आता है कि इरेगुलर कट आ जाएगा। इरेगुलर कट का मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो उसका ज्योमेट्रिकल शेप है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो इरेगुलर वे में है, ठीक ना। ये हमारा इरेगुलर होता है और इनका जो शेप होता है वो रेगुलर शेप होता है, ये आप समझ सकते हैं। तो क्या बेसिक डिफरेंस है इस क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड में, ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब बात यह है कि कौन सा सॉलिड चूज किया जाए जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही यूज करेंगे और क्रिस्टलाइन सॉलिड के विषय में ही आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ेंगे। तो इस जगह पे हम एमॉर्फस सॉलिड को ड्रॉप कर देंगे और आगे जो भी स्टडी करेंगे वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड आखिर होता क्या है। तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करें तो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ और भी डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड पाए जाते हैं। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करें तो हमारा जो पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा जिसके बारे में हम लिखेंगे यहां पे, पहला होगा आयोनिक सॉलिड। अब आयोनिक सॉलिड बोला जाए तो क्या, सॉल्ट, इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा कि NaCl हमारा क्या है, आयोनिक सॉलिड है। NaCl क्या है, आयोनिक सॉलिड है और ये क्रिस्टल भी होता है, क्रिस्टलाइन भी होता है। इनका जो शेप होता है वो रेगुलर शेप का होता है। अब जो भी हम सॉलिड के बारे में बात करेंगे, जब भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ते हैं, यहां जो भी सॉलिड्स आएंगे सबका शेप रेगुलर शेप होगा, एक फिक्स्ड रेगुलर शेप होगा, ज्योमेट्रिकल शेप होगा। फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप कहने का मतलब कि वो शेप हमारा 3D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है। और वो शेप हमारा 3D और 2D में बात करें तो 2D में वो स्क्वायर हो सकता है, रोम्बिक हो सकता है, वो हमारा रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 2D में। अगर हम उसी शेप को बात करें अपने 3D फॉर्म में तो वो हमारा क्यूबॉइडल होगा, क्यूबिक होगा, हेक्सागोनल होगा। इस तरह के अलग अलग शेप में हम इसको देख सकते हैं। हम आगे बात भी करेंगे, इन सब के शेप्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप होगा, ये आपको ध्यान में रखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अब आगे हम बात करेंगे आयोनिक सॉलिड क्या, तो आयोनिक सॉलिड हमारा क्या है, NaCl है। अब चलिए दूसरा हम एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में बात करते हैं तो इनका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा SO2। ये अगर SO2 सॉलिड फॉर्म में हो और HCl सॉलिड फॉर्म में, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल आप ऐसे भी दे सकते हैं यहां से, ठीक है। और अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड के साथ साथ नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करें तो हमारा मेटालिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड भी हो सकता है। यह भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही आता है। तो तीसरा आता है कोवेलेंट सॉलिड। अब कोवेलेंट सॉलिड का हम एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है हमारा कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल? कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल किसको नहीं पता है? डायमंड एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है ना, डायमंड का आप शेप भी देखे हुए हैं, वो कोवेलेंट है, लेकिन कार्बन का ही कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। एक क्या बोले, कार्बन का ही वो एलोट्रॉपी है, ठीक ना। तो कार्बन का ही फॉर्म बनेगा, वो हमारा डायमंड हो गया। साथ ही साथ ग्रेफाइट भी लिख सकते हैं। जब डायमंड के बारे में बात करेंगे तो ग्रेफाइट क्यों नहीं बात करेंगे।
समझ रहे हैं? इसी के साथ आएगा सिलिकॉन। यही हमारा आता है मेन पार्ट। इसी को तो आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अब अगर हम यहां पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात करें, जो कि आप नाम सुने होंगे, अमेरिका में एक सिटी है, एक शहर है जिसका नाम है सिलिकॉन वैली। अब यहां पे वर्ड जब सिलिकॉन आ ही गया है तो क्यों ना हम लोग सिलिकॉन वैली के बारे में बात करते हैं। ये हमारा सिलिकॉन अगर आप देख रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं सिलिकॉन वैली। तो चलिए थोड़ा सा आपको हम टूर कराते हैं सिलिकॉन वैली का। अगर हम सिलिकॉन वैली के बारे में बात करें तो सिलिकॉन वैली अमेरिका में एक ऐसा शहर है जहां जितने भी तरह के सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनका ऑफिस सिलिकॉन वैली में ही है। जितने तरह के आप मल्टीनेशनल कंपनीज देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट बोलिए, फेसबुक बोलिए, ट्विटर बोलिए, या फिर जितने भी तरह के आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जो आपका ऑफिस है वो आपको सिलिकॉन वैली में ही मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी, ये इवन एप्पल का भी जो आपको ऑफिस मिलेगा, हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर मिलेगा, वो आपको सिलिकॉन वैली में ही मिलेगा। ऐसा क्यों? इसको इस जगह पे इसीलिए पार्टिकुलरली बनाया गया है। ये एक तरह से हब है, वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हब है समझिए, तो वहां पे अमेरिका में। तो सिलिकॉन वैली के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ड सिलिकॉन ही क्यों दिया गया? यहाँ पे तो कुछ और भी दिया जा सकता था, इलेक्ट्रॉनिक वैली भी दिया जा सकता था। व्हाई सिलिकॉन वैली? बिकॉज क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो बहुत सारे हैं, NaCl है, SO2 है, HCl है, ठीक ना। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो ये सिलिकॉन ही है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बेसिक यूनिट है, जहां से इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म होता है। यही क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे बेस्ड हमारा क्या होता है, कोई भी जो भी इंटेल का चिप है, अगर हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो वो भी तो उसका जो सबसे बेसिक यूनिट है वो तो हमारा क्या है, सिलिकॉन ही तो है। अगर हम किसी पार्टिकुलर पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात करते हैं, एक डायोड से लेकर के, ट्रांजिस्टर से लेकर के एकदम माइक्रो प्रोसेसर तक अगर हम बात करें तो वो तो सिलिकॉन पे ही बना हुआ है, सिलिकॉन से ही बना हुआ है। नहीं बना हुआ है क्या? इसीलिए सबसे बेसिक यूनिट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा सिलिकॉन, जिसलिए उस शहर का नाम सिलिकॉन वैली दिया गया। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब आगे हम बात करेंगे कोवेलेंट सॉलिड का सिलिकॉन। अब सिलिकॉन को आगे पढ़ेंगे भी हम, और यहां पे एटसेट्रा लिख देते हैं। अब चौथा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो सिर्फ जानकारी के लिए जान लीजिए कि हमारा मेटालिक सॉलिड्स। अब मेटालिक सॉलिड का एग्जांपल उम्मीद करते हैं आपको देने की जरूरत नहीं है। सॉलिड्स यहां पे हर एक जगह S लगा दें ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर है। क्रिस्टलाइन सॉलिड इतने तरह के होते हैं। अब हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो सिलिकॉन है या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स कैसा होता है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर हमको पता रहेगा तो ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, कोई भी डिवाइस हम अच्छे से बना सकते हैं। तो हम लोगों को पहला काम क्या करना है कि हम लोगों को सिलिकॉन यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और साथ ही साथ आई बटन पे भी डाल देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो जानकारी है आपको अच्छा लगे या फिर हमको कुछ और जानकारी इस वीडियोस में देना चाहिए तो आपको वो इंप्रूवमेंट करने के लिए भी कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम अपना वीडियो आपके लिए और बेहतर से भी बेहतर आपके लिए ला सकें। आप हमें ये बताइएगा कि हमें कहां कहां इंप्रूव करना है। अगर आपको ये भी लगे कि नहीं सर ये वीडियो हमको बहुत अच्छा लगा तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमें इंप्रूव करने के साथ साथ मोटिवेशन भी दे सकते हैं। अगर आपका अच्छा कमेंट आता है तो हम उसे एज अ मोटिवेशन लेंगे और हमें कहीं सुधार करना रहे तो वो भी बताइए ताकि हम आगे और भी अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लाते रहे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।